So Jaitley was the manager. जेटली उनका मैनेजर था। What about Amit Shah? अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अरे बाप रे, अमित शाह। कितना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर पार्टी में ये मान्यता है तो पार्टी उन लोगों को अपना लीडर क्यों बना रही है जिनको वो हत्यारा मानती है? मैं इसमें विवश हूँ क्योंकि मैंने भी मोदी के लिए कहा था। पारीकर साहब, पारीकर मनोहर पारीकर, बहुत पढ़ा लिखा। जी, जब ये राफेल खरीदा जाना था उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पारीकर ने मना किया। मना गया, मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने। एक पॉडकास्ट में आपने कहा कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज गिराए गए। कोई सबूत है या ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? तो फिर इसको खंडन करो। यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली। अमेरिका के सामने क्यों झुक गए जब आप राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं? अमेरिका तो हमें नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। हरेन पांड्या के विषय में अमेरिका के सामने आप कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो डरपोक हैं। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो। चाइना को कह सकते हो, लाल आंखें तो दिखा ही रहे थे। लांग दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया, चाइना को तो नहीं दिखाया। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तो बड़े नामी और बड़े प्रभावशाली। तुम्हारे लिए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए तो वो है नामी। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार चाइना होकर आए, ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया। And don't you think that this government उसने टूल बनाया है हिंदू सेंटिमेंट्स को? मोदी बना सकता है, इसने गुजरात में किया था, बाद में पता लगा मुझे। 2002 की बात कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ आप कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी लाइन से उठाकर बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं उनको हम राशन दे रहे हैं। क्या झोल है ये? हमारी ग्रोथ रेट 4% से ज़्यादा नहीं है। आपको मैं कहता हूँ किसी को भी बुला लीजिए पार्लियामेंट से, किसी को भी बुला लीजिए इनके मंत्रालय से और डिबेट कराइए मेरी। अगर डिलिमिटेशन होता है जनसंख्या के आधार पे होगा? नहीं होगा। लेकिन सरकार तो कह रही है। क्या नहीं दो, ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद। नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर बातचीत की जानी चाहिए। सालों से हम सुनते रहे कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन जब लगा कि वो जो डंका बज रहा है उसका कुछ फायदा हो तो फायदा होता दिखा नहीं। सालों से हम सुन रहे हैं कि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, अब तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो इनकम गैप है, जो इनइक्वालिटी है, वो बढ़ती जा रही है। तो आंकड़ों में गड़बड़ी है या हमारी समझ का कुछ फेर है? इन तमाम सवालों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, शानदार पॉलिटिशियन है और सबसे बड़ी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन है। ही डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स व्हाइल कमेंटिंग ऑन एनी टॉपिक। बहुत बहुत स्वागत सर हमसे बातचीत करने के लिए और धन्यवाद कि हमें आपने टाइम दिया। सबसे पहला सवाल जहां से मैंने इंट्रो उठाया था सर, कि सालों से हम ये सुन रहे थे कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन पहलगाम में हमला होता है, आतंकी हमला होता है, 26 लोग हमारे मारे जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हम करते हैं, फिर अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि उसने बोला और उसने सीज फायर करवाया, हमारे प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देते। किस तरह का डंका बज रहा था? जहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था वो तो सही था, कहा था, क्योंकि 3 दिन ही हुए थे जब हम इस हमारे हवाई जहाज़ों को भेजा जी पाकिस्तान के अंदर और युद्ध विराम हो गया 3 दिन के अंदर। जब इन्होंने इतनी बड़ी अपराध किया, 26 लोगों को गोली से मारा, उनकी बीवियों की साक्षी में, इतना बुरा, कम से कम अंदर जाने के बाद उन जगहों को टारगेट करनी चाहिए जहाँ ये लोग
हैं या उनके दोस्त हैं, जो भी हैं, परंतु इन्होंने 3 दिन के अंदर युद्ध विराम कर दिया, यानी इसको कहते हैं सीज फायर। तो ये इसके अर्थ है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता है उसको कि जब पाकिस्तान ने किया तो तुम बोले नहीं, अब जब हमारे हिंदुस्तान ने जवाब देने के लिए कदम उठाया तब आप आए। माइंड योर बिजनेस ये नहीं कह सकते। माइंड उसके भाषा मैं कहता हूँ, यदि मैं उसकी जगह में होता मोदी के, तो मैं ज़रूर कहता हूँ कीप क्वाइट, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। जब यू शुड हैव कम व्हेन दे, जब उन्होंने ये ऐसे लोगों को हमारे अपने देश की मिट्टी पर भेजकर उनकी पत्नी के सामने इन्होंने एक एक को मारा। 26 लोग, 4 लोग ही थे, 26 लोगों को मारा जो वहाँ आए थे ऐश और आराम के लिए अपने देश में किया। तो मेरा तो अप्रोच तो दूसरा होता, परंतु ये जो इन्होंने कायरता दिखाई मोदी ने, ये मैं समझता हूँ कि उसको छिपाया कि बड़े बड़े नाम देकर, परंतु वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमें बिगाड़ना था और फौज भेजना था तो बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनिस्तान तीनों को अलग देश बना देना चाहिए। क्या आप ऐसा कुछ कह रहे हैं जैसे 1971 में बांग्लादेश अलग 2 किया, इसको अब 4 करना चाहिए। 4 प्रांत हैं, 4 में एक है पंजाब, जो पूरा मुसलमान का एरिया, उसमें कोई हम चाहते भी नहीं हैं उनको, वो हमारे बॉर्डर पर हैं। पर ये 3 वहाँ विद्रोह हो रहा था, वहाँ से अर्जी आई थी हमारे पास, नाजुक हालात है वहाँ भी पॉलिटिकल, वो लोग भी अलग होना चाहते हैं। सही बात यही है, वो तीनों अलग होने चाहते हैं। सिंध अलग होने चाहता है, पख्तूनिस्तान अलग होने चाहता है, और ये तीसरा भी ऐसे ही है। तो 3 जगह 4 प्रांतों में 3 अलग होने चाहते थे, तीनों को अलग बना देते। डॉक्टर साहब मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब से 56 इंची का सीना, ये स्लोगन हमने सुना, लाल आंखें सुना, राष्ट्रवादी होने की बहुत सारी बातें की जाती रही। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही राष्ट्रवाद के ऊपर टिकी हुई है। तो नरेंद्र मोदी इतने बड़े बहुमत के साथ उन्होंने 2 सरकारें चलाई, तीसरी सरकार खैर चलिए गठबंधन की सरकार है। इतना मजबूत नेता जो दिखता है या दिखाता है अपने आप को टीवी पे, कायरता क्यों दिखा गया जैसा आप कह रहे हैं? नहीं, उनका बनने का कारण एक ही था कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी प्रकार से डब्बू जैसे थे और उनकी स्वास्थ्य भी ऐसे ही हो गई थी। और अडवाणी ने जाकर कह दिया कि अडवाणी बनने वाले थे, परंतु वो पाकिस्तान गए, जिन्ना सेक्युलर कह दिया, उसमें आरएसएस में आग लग गई तो उसको हटाया गया। अब तीसरा एक चीफ मिनिस्टर मोदी था। अब मोदी के जो प्रचार थे, ये सारी चीज़ ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई या गुजरात में ऐसे एक नाम बन गई थी, तब उसका नाम आया। और हाँ, और किसी कोई और उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं, तो वो कैंडिडेट बने। जेटली ने सारा उसके लिए अरेंजमेंट किया। सो जेटली वाज द मैनेजर? जेटली उनका मैनेजर था। तो अमित शाह? हाँ, व्हाट अबाउट अमित शाह? अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अरे बाप रे, अमित शाह इतना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोहिया की बात कर रहे हैं? हाँ, जज लोहिया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी ने किया था। तो सर जब आप ये बात कहते हैं कि पार्टी में सब मानते हैं उन्होंने किया था, अगर पार्टी में ये मान्यता है
तो पार्टी उन लोगों को अपना लीडर क्यों बना रही है जिनको वो हत्यारा मानती है? मैं इसमें विवश हूँ, क्योंकि मैंने भी मोदी के लिए कहा था, क्योंकि मैं मोदी को 1972 से जानता हूँ, जी। जब ये विद्यार्थी परिषद में थे। और जब मैं भाषण देने के लिए जाता था तो मैं बैग उठा के लाते थे, रेलवे स्टेशन से मोटर गाड़ी से मुझे पहुंचाते थे जिस घर में ठहरना था। तो हमारे एक फीलिंग थी, भाई हम इसको तो बहुत अच्छी तरह जानते अपना हैं। लड़का है टाइप का। हाँ, दैट्स राइट। तो अब एक बार बनने के बाद वो बदल गया। बनने के बाद कैसे अचानक से कैसे बदलाव आया सर? क्यों नहीं, आया? वो छिपा के रखा था। और देखिए, आखिर में हम रामा की बात करते हैं, पर रामा तो जाकर रावण की वध की और अपने बीवी को वापस लाई। ये तो उल्टा कर रहा है। इस बीवी को उन्होंने भगा दिया। उसको प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी आने नहीं देता। लेकिन देश भर की औरतों को सिंदूर भी तो बांट रहे हैं। सही बात है। मेरा सवाल ये है सर, देखिए आप बड़ी मुखरता से, मैंने बोला भी था इंट्रो में, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप देते हैं। आप हिचकते नहीं है, सोचते नहीं है मेरे हिसाब से। क्या पार्टी के अंदर भी इस तरह का माहौल है, इस तरह के लोग हैं? हाँ। बोलते क्यों नहीं आप? डरते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ये जो सबको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए। सुनने में तो आया था आपको भी वित्त मंत्रालय चाहिए था, नहीं मिला इसलिए आप। वो तो प्रोपेगेंडा चलती है। एक बता दे, एक बार भी मैंने कहीं कहा था कि मुझे बनाओ? मैं तो बन चुका था जब चंद्रशेखर थे। मैं तो दो मेरे पास तो 2 पोर्टफोलियो थे। लॉ मिनिस्टर भी थी। जब नरसिम्हा राव थे तो तब मैं, क्योंकि कांग्रेस में मैं जोड़ने के लिए मना किया, तो उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई जिसमें कम से कम 5 मिनिस्ट्रीज मेरे नीचे थे। तो और नरसिम्हा राव रोज 5 बजे मुझे बुलाकर पूछते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो तो वही बहुत चाहते थे मैं कांग्रेस में आऊँ। तब मैंने उनको कहा था उस समय कि आप मालिक नहीं हैं, मालिक है नेहरू परिवार। तो राजीव गांधी भी तो अच्छे दोस्त थे आप। राजीव गांधी थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया कि मैं ज्वाइन। मैंने कहा मैं नहीं, आप ठीक हैं बट आपके बाद जो आएंगे वो ठीक नहीं होंगे। सर आप बहुत पुराने समय से लड़ते रहे, आपातकाल का संघर्ष आपने किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आती है। उसके बाद 2014 में तो खैर जितना बड़ा मैंडेट मिला वो केवल एक अपेक्षा ही थी, एक सपना था आरएसएस के लिए भी। कोई बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर स्वामी को क्यों नहीं मिलती है? अब उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे और डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? वो मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि मैं उनकी परिभाषा में अनुशासन के अनुसार काम नहीं करूँगा। मेरी परिभाषा दूसरा है। क्या अंतर? लोकतंत्र में सच बोलना चाहिए पब्लिक को, और अपनी जो गलती की को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहना चाहिए यस, हाँ गलती हुई है, हम इसको ठीक करेंगे, आगे नहीं होगा। इसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हाँ, इसमें छिपाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने अमेरिका के सामने झुक गए इस बार, उसको छिपा के रखा और ये दूसरी बातें को उन्होंने उड़ाया और बड़ी त्यौहार मनाया। क्या मिला आपको? रैलियां की, भाषण किए। सवाल यही था सर, अमेरिका के सामने क्यों झुक गए? जब आप राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, देश सबसे आगे है, तो अमेरिका के सामने क्यों झुक गए? अमेरिका तो हमें नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। कौन से दस्तावेज? मैं अमेरिका से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया, परंतु जो बातों में, आखिर में मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहा ना, exactly. तो जो लोग बड़े बड़ी जगह में हैं वो मुझे कहते हैं, मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है।
और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और इसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। अच्छा, मुंबई हमले जब हुए सर, हाँ, मुंबई हमले जब हुए हाँ, 26/11 को, हाँ, तो गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, हाँ, महाराष्ट्र के सीएम ने इस्तीफा दिया था, पहलगाम में हमला होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है। हाँ, तो क्या आपकी पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकार की कोई? अब अकाउंटेबिलिटी का सवाल नहीं है, तो सवाल है कि बहुत बहुत साल की मेहनत के बाद पावर में आए और हम ये नहीं दिखाने चाहते हैं कि हमने गलती की और हम सजा का है यानी उनको दंड देंगे, ये हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि अब जो परिस्थिति आई है 11 साल के बाद और जो व्यवहार मिस्टर मोदी ने की है हमारे पार्टी में, मेरे से मुझे कुछ नहीं होने दिया, सब अलग किया, वो सब ठीक है, परंतु कितने लोगों को किया जिसका कोई नाम ही नहीं, कोई बोलता भी नहीं है। मैं तो अभी भी घूम रहा हूँ, बोलता हूँ, जो कहता हूँ मोदी को ही अटैक करता हूँ। आपने बोला अभी लोग डरते हैं, आप क्यों नहीं डरते? हो सकता है कुछ कमी है यहाँ जिस कारण से मुझे डर नहीं आता है। कभी अलग से फोन वोन आता होगा कि सर आप इतना क्यों बोलते हैं? नहीं, कोई नहीं करता है, सब प्रशंसा के फोन आते हैं। एक सवाल है सर मेरा, टीवी मीडिया जो है वो आपको ज्यादा दिखाता नहीं है? दिखाए नहीं, उनको तो आदेश है। हाँ, एग्जैक्टली, आदेश है उनको कि हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी को ना दिखाया जाए। आप मुखर आलोचना करते हैं, कॉग्निजेंस कोई नहीं ले रहा है, उस पर कोई बयान नहीं दे रहा है, तो क्या एक पूरी कोशिश चल रही है कि जो लोग अपनी ही पार्टी में भी बोल पा रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं उनको इरेलीवेंट बना दिया जाए? क्योंकि आप बोलते रहिए, कोई जवाब नहीं दे रहे। इरेलीवेंट बनाने के लिए तो प्रयास है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, पर बाकी लोग बोलते नहीं है ना, डरते हैं। आडवाणी साहब क्यों नहीं बोलते? आडवाणी तो अब मार्गदर्शन मंडल में है ना, वहाँ बोल नहीं सकते। उसको वहाँ भेजा और उनको बताया गया होगा। अब ये भी है कि आरएसएस में जो अनुशासन की जो एक प्रेम है, वो ये लोग जब राजनीति में आते हैं तो वो अनुशासन के अनुसार यानी उसको क्रियान्वित करते हैं। अब मैं तो आरएसएस से तो नहीं आया, आरएसएस की प्रशंसक हूँ। आरएसएस में जो लोग थे वो मेरे प्रशंसक थे और रहे, लेकिन मैं उनके अनुशासन के अंदर नहीं आता हूँ जी। वो मुझे बुलाकर ये नहीं कह सकते हैं ये क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। एक लाइन ऑफ एजेंडा नहीं दे सकते हैं कि डॉक्टर स्वामी आपको ये फॉलो करना है। हाँ, नहीं कर सकते। एक सवाल सर मेरा, और यही इंडो पाक रिलेशंस जो रहा, इंडो पाक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे रिलेटेड, एक पॉडकास्ट में आपने कहा कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज गिराए गए। कोई सबूत है, ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? तो फिर इसको खंडन करो, मेरा मजाक उड़ाओ, बहुत आसान होगा। उनको बहुत खुशी होगी कि मैंने कोई बोला है बनावटी, तो फिर वो बोल देते। पर उनको पता है, क्योंकि मेरा फ़ोन टैपिंग होती है, मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, मेरे तपाल जो आता है उसको खोलते रहते हैं, तो उनको पता है कि किन किन लोगों ने मुझे आकर मटेरियल दिया है। और मैं बोला हूँ आप मटेरियल के बाद, अभी तक तो किसी बात पर मैं गलत नहीं निकला। यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली मुझे पता है कौन से हवाई जहाज, ज़्यादातर जो फ्रांस का है वही, वो तो खरीदना ही नहीं चाहिए। आपको पता है जब खरीदा गया तो मैंने रिसर्च किया, स्विट्ज़रलैंड ने 5 राफेल खरीदने के लिए उनसे फ्रांस से मांगा कि हमें एक करके दिखाइए कि ये इतना इतना अच्छा है। फिर कहा कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, एक भी नहीं खरीदा। गद्दाफी ने खरीदा और मर गया
ख़त्म हो गया उसका। और ये प्लेन जो है रफाल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वॉर के लिए नहीं। वॉर में कभी नहीं टिक सकती। तो क्या व्यापारिक धंधा था कुछ? नहीं, इसमें जो होना चाहिए, जो उसमें मैं कहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा दोस्त था वो, जो विदेश, वो स्टूडेंट था आईआईटी में बॉम्बे में, और फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बना। नाम जानते हैं आप? जो गोवा के थे, फिर मर गए, पारिकर साहब, पारिकर, मनोहर पारिकर, बहुत पढ़ा लिखा जी। जब ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पारिकर ने मना किया। मना किया। मुझे बोला, रोते हुए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया, ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और बाद में चले गए थे वो वापस, परंतु पता नहीं कि उसको सडनली क्या उनके पेट में गया, मर गए। तो वो तो पुस्तक लिखने वाले थे। कोई एलिगेशन? मैं कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, मेरे विद्यार्थी जैसे थे। जब मैं बॉम्बे से लोकसभा जीता तो 2 बार, तो ये मेरे इसमें काम करते, क्यों आरएसएस के थे, आरएसएस मुझे मदद कर रही थी, तो वो उस समय से जानने वाला। और जिस तरीके से वो रोए मेरे सामने, तो उससे पता लगा कि क्या उसके ऊपर दबाव आई थी उस डील के लिए। हाँ। किसकी बैटिंग हो रही थी सर? हाँ, किसकी बैटिंग की जा रही थी? बैटिंग किसके लिए बैटिंग की, मतलब किसके लिए? नेचुरली इसके लिए। कौन था वो जो मुकेश, तो इसमें पढ़ता नहीं है, वो अपना कंपनी को बना, वो तो उसका भाई जो है, हाँ, वो उसमें उसको कितनी बड़ी मदद मिली। सो द सुप्रीम लीडर वाज डायरेक्टली इन्वॉल्वड। सुप्रीम लीडर नहीं, वो तो आप लोग किसी को हिम्मत नहीं है उसको नाम देना। नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी, कि इसके बिना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कक्कूबाई एक नाम है, कभी सुना है उस नाम? कक्कूबाई? हाँ, कक्कूबाई। कक्कूबाई नहीं सुना। गुजराती है। अच्छा। हाँ, कभी मिलोगे तो कहो कि स्वामी ने तो मेरा नाम, आपका नाम दिया। तो कोई स्टोरी बताइए। नहीं, वो ही करता है। अच्छा, ही मैनेजेस द थिंग्स। हाँ, ये अमित शाह नहीं करता है। सो अमित शाह हैज अ डिफरेंट थिंग टू डू। अमित शाह तो लोगों को ठीक करने के लिए है। तुम पत्रकार ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो ठीक कर देगा आपको, और आप कभी नहीं बोल सकोगे। आरएसएस सर, जब से इंसेप्ट हुई, जब से कंसीव हुआ आरएसएस, तब से वो देश प्रेम की बात करता था। हालांकि बहुत सारे मेरे उसमें सवाल हैं, और विचारधारा के रूप में बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं आरएसएस हो की, सकता है। लेकिन वो आइडियोलॉजिकली बात करते थे कि हम राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड रहा। आप कह रहे हैं राफेल सौदे में मनोहर पारिकर विरोध करते रहे, लेकिन माना नहीं गया, और हमने ऐसे विमान अपनी सेना को दिया जो काबिल विमान नहीं थे। एयर चीफ मार्शल का बयान अभी अभी आया था सामने, आपने भी सुना होगा, कि आज तक उनको एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं दिखता जो टाइम पे कंप्लीट हुआ हो। ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है, और क्या ये सेना के साथ भी धोखा कर रही है? ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के आदेश पर चल रहा है। आरएसएस को कहना कि तो आप क्यों नहीं स्टैंड ले सकते हैं। अब आरएसएस को सब ने निशाना बनाया है पिछले 40 साल से। अब पहली बार उनको पावर मिलती है, और आप कहते हैं कि आरएसएस को धज्जी उड़ाना चाहिए इस मामला का, या विरोध करना चाहिए, या वो क्या कहेंगे, मोदी को कहेंगे कि इसको खरीदना नहीं चाहिए। मोदी सुनेगा बट करेगा नहीं कुछ। आज भी ऐसे ही है, उनको एक ही बार बुलाया है फिलहाल। अब मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि सितंबर में कुछ निर्णय होगा, उस समय आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस तरह का निर्णय सर? हाँ, किस तरह का निर्णय? जो निर्णय होना चाहिए वो होगा। होना चाहिए होगा तो देश सुधरेगा, नहीं तो
हम अच्छा, इतना हिंट दे दीजिए, संगठन के स्तर पे होने वाला है या सरकार के स्तर पे? सरकार के ही क्योंकि ये दो टर्म तो हो गए इसके, ये तीसरा टर्म, क्योंकि वो बदल नहीं सके कि जी ये कारण वो कारण, ये जो हो गया पाकिस्तान के साथ, इसमें टल गया है। बट मुझे लगता है कि आरएसएस ये नहीं चाहेगी कि हम ऐसी हवा बनाएं या ऐसे परिस्थिति बनाएं कि सारा गवर्नमेंट ही टूट जाए, जैसे पहले जनता पार्टी की गवर्नमेंट टूटी सिद्धांत के नाम पर। वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए। और हैं हमारे पार्टी में अभी गठबंधन में, जैसे जो आंध्रा के हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये सब लोग एक अलग पार्टी आरएसएस को बिना बना सकते हैं और आरएसएस की टारगेट कर सकते हो। आरएसएस इसीलिए आखिर में ये आरएसएस का काम नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने पार्टी जनसंघ बनाई थी और मैं पहले जनसंघ में ही आया था। जनसंघ बनाई थी तो उस समय इसीलिए बनाई थी कि उनकी जो धज्जी उड़ रही थी पार्लियामेंट में, कोई नहीं था जो उनके लिए बोल सकता था। तो उन्होंने कहा कि 5-6 लोग होनी चाहिए पार्लियामेंट में जो खड़े होंगे। मैं भी जब 1974 में पार्लियामेंट में आया तो आरएसएस और नानाजी देशमुख ये सारे लोगों ने कहा कि नहीं, स्वामी को भेजना है। अटल बिहारी वाजपेयी विरोध कर रहा था, बहुत सख्त विरोध। अटल के विरोधी थे आपके? हाँ, अटल, हाँ, मैं शुरू से विरोध था। जब पहले मैं उनको लिख कर देता था इकोनॉमिक्स में तो हम बहुत प्रिय थे। जिस दिन नानाजी देशमुख आए और स्वामी की मीटिंग्स सब जगह देश भर में करने लगे तो चिढ़ गए, मुझसे कहा कि तुम मुझे ही कहा सीधा कि नानाजी देशमुख के साथ तो आप क्यों कहते हो, वो कभी आपको कुछ नहीं बनाएगा। तो मैंने कहा मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूँ, वो हमें देश भर में घुमा करके सबसे परिचय कराए। नहीं उसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई ऐसे मुझे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। हाँ, नहीं, बस सब मेरे नीचे। तब हमारी और बीजेपी का है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुई थी। सरकार भी आपने करवाई थी? हाँ, सरकार भी वो बाद में वो जब उस समय मैं जनता पार्टी में था और इन्होंने बीजेपी बना दिया था जी, और उस सरकार को मैंने गिराया था। उसमें सोनिया ने धोखा दिया, इसीलिए सोनिया को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये जो बेटा है उसकी, वो तो ब्रिटेन का पासपोर्ट रखा है, मैंने उस फोटो दिया है। मोदी उस पर एक्शन नहीं ले रहा, इसलिए मैं कोर्ट में गया। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी से आपकी मुखालिफत है, राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि ब्रिटेन का पासपोर्ट है उसको नहीं छोड़ने वाला, सोनिया गांधी ने धोखा दिया, इसलिए करंट सिनेरियो में आज की तारीख में कोई ऐसा पॉलिटिकल लैंडस्केप पे लीडर है जिसके साथ डॉक्टर स्वामी के संबंध अच्छे हैं, जो ठीक लगता हो? हैं भी, मैं बताऊंगा नहीं, उसकी मुसीबत होगी। अच्छा, आप बोल रहे हैं मुसीबत उसको हो जाएगी? हाँ, नहीं, वो यदि मैं कहूँ कि वो मेरा दोस्त है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी तो उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ से ये सारी मटेरियल आती है, कहाँ से मैं बोलता हूँ कैसा। मैं तो देश भर में घूम रहा हूँ, कल भी मैं चले जाऊँगा प्रोग्राम में, इंदौर में जा रहा हूँ 1 तारीख को, और आम सभाएं हैं सब, और भीड़ में आती है मध्यम वर्ग के लोग, हो सकता है, बस मध्यम वर्ग के भी पावर होती है ना। और ये यूथ जो है वो सब हमारे पीछे घूमते हैं, ये भी जानते हैं। वो आकर्षण का केंद्र क्या है? हिंदुत्व की जो आपकी आइडियोलॉजी थी वो? नहीं, मेरा आकर्षण हिंदुत्व तो है ही, परंतु मैं थोपने के मूड में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे देश में ये हिंदू राष्ट्र था। अब जानते हैं को जो पहले बाहर से आने के पहले कम से कम 1000 साल पहले हम तो सब जगह में हिंदू थे।
हिंदू शब्द तो खैर काफी बाद में अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं शब्द नहीं है। नहीं नहीं, ये पता नहीं किसने आपको बताया। हिंदू मैं दिखा दूंगा, जो वेद है वहाँ से है। ही फॉर हिमालय, इंदु फॉर इंदु सागर। इसकी शंकराचार्य ने खुद इसको सामने रखा। जब ये पूछा गया उनको, मंदन मिश्रा ने बिहार में उनको पूछा, मंडन मिश्र जी, हाँ, कि तुम कहाँ के हो, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। और तो उन्होंने कहा हिंदू क्या होता है, तो उन्होंने कहा ही हिंदू, और यानी ही माने हिमालय और हिंदू माने सागर। तो हिमालय से सागर के बीच में रहने वाला हिंदू है, ये शंकराचार्य ने कहा था। हाँ, यही है, वहाँ से उस समय से है। तो ये कहते नहीं नहीं, ये बाद में हुआ, अंग्रेजों ने दिया। ये सब उल्टा सुल्टा इतिहास हमारी है, जिसको बदलना चाहिए। फिर सर इतिहास में बहुत सारा घटनाक्रम बढ़ता चला गया। मुगलिया सल्तनत आए, फिर ब्रितानी हुक्मरान आए जिन्होंने हम पे हुक्मरानी की। हमने बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता संघर्ष किया और लगभग कई सैकड़ों सालों बाद हम लोगों ने आज़ादी पाई। संविधान बना, संविधान ने एक सिद्धांत दिया। आज की तारीख में अगर कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश के ही दूसरे धर्म के नागरिकों का शोषण करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, इसे आप सही मानते हैं? हिंदुत्व के कहने से किसी को दुख नहीं होता। हिंदुत्व के पीछे छिपकर पुलिस को डराना, ऑफिसर को डराना, जैसे वो हमारी सरकार के एक हिस्सा हैं, वो उसको तो रोकना ही चाहिए। मॉब लिंचिंग की घटनाओं की तरफ मैं सर आपका ध्यान हुआ है, बट ऐसा जैसे दूसरे देशों में हुआ है या हमारे साथ हुआ था 1000 साल पहले। नहीं, मॉब लिंचिंग जो अब भी हो रही है, जैसे मुसलमानों पर गाय के नाम पर नहीं, देखिए गाय तो कॉन्स्टिट्यूशन में है जी, कोई नहीं काट सकता उसका। लेकिन उसके नाम पर अगर गौ तस्कर आप बेबुनियाद आरोप लगाते नहीं, वो तो फिर तो आपकी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। इसमें हिंदू का कहाँ कमजोरी है? हिंदू में बदमाश है, हो सकते हैं, किस मजहब में नहीं है। मुसलमान में तो बहुत हैं। वो तुम मुसलमान नहीं हो तो वो तो तुम्हें काटने के लिए उनको अधिकार है। तो वो स्थिति तो नहीं है ना इस देश में। हम कहते हैं कि ये हिंदू हैं, हिंदू हमारे 80% है, बाकी लोग यहाँ रह सकते हैं। और कई ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैन्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बुद्धिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पारसीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिर्फ मुसलमान के लिए, तो मुसलमान ने जो आक्रमण किया है उसको भूलना मुश्किल है। तो मुसलमान भी थोड़ा आगे बढ़ना, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। चलिए आपकी बात अगर मान लेते हैं, हिस्टोरिकली अगर कुछ हुआ भी है ऐसा, तो आप 400, 500, 600 साल पहले के अपराध का बदला गोरी आए और क्या किया, वो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात को मान रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि 600, 700, 800, 900 साल पहले का जो भी तो था, उसको रखकर मैं तो हमारी संविधान है ना, उसको संविधान के बाहर जाएंगे। एग्जैक्टली, नहीं, पर वो मुसलमान भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता है। लेकिन जब आप सत्ता में हैं, मतलब हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, ये कहती है कि हम हिंदू के सिंपैथाइजर हैं, तो हिंदू ताकत फील करता है, एम्पावर्ड फील करता है। और आप ताकत के एम्पावरमेंट के नशे में अगर आप अपराध कर रहे हैं तो वो तो रुकना चाहिए, उनको उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। एंड डोंट यू थिंक दैट दिस गवर्नमेंट उसने टूल बनाया है हिंदू सेंटिमेंट्स को? मोदी बना सकता है, उसने गुजरात में किया था, बाद में पता लगा मुझे। 2002 की बात कर रहे हैं। हाँ, परंतु मोरारजी देसाई ने नहीं किया, वो तो पक्का हिंदू थे। नरसिम्हा राव, वो तो रोज़ पूजा करते थे। मैं खुद उनका इतना मित्र था कि सुबह जाता था, शाम को जाता था, और भगवान में इतनी उनकी थी, कभी नहीं उन्होंने किसी का ये हिंदू है या मुस्लिम है ये कभी देखते थे। धर्म है आपका प्राइवेट मसला है। ग्रीड। कमिंग बैक टू नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट एंड कमिंग बैक टू आवर इंटरनेशनल सिनेरियो सर, हमने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हम पूरे दुनिया भर के देशों को ये समझाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है एक टेरर स्टेट है भाई, वो हमारे लैंड पे टेरर एक्टिविटी करवा रहा है।
हमारा डेलीगेशन, हमारे जब ऑल पार्टी डेलीगेशन के लोग विदेशों में घूम रहे थे, उसी दौरान यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का डिप्टी चेयर पाकिस्तान को बना दिया जाता है। तालिबान सैंक्शंस का चेयर पाकिस्तान को बना दिया जाता है। क्या पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत से मजबूत हो रही है? मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मूर्ख है। ये सब इनकी जरूरत क्या थी? जब आप चले गए थे पाकिस्तान के अंदर, आप जाकर के बलूचिस्तान को अलग करना चाहिए था। बलूचिस्तान तो इतने सालों से मेरे से कितने बलूचीज आकर मिलकर गए, साहब आप किसी तरीके से हमें अलग कर दो, हम तो शिया हैं, हम इन सुन्नी के बीच में रह नहीं सकते। मुझे आश्चर्यजनक है कि वहाँ जो बाकी सुन्नी के जो प्रांत हैं वो भी अलग होने चाहते हैं, सिर्फ पंजाब के लोग नहीं अलग होने चाहते। तो क्यों आपने उसको नहीं देखा? आप कहते हो कि ये हो गया, हमने कुछ नहीं किया। हमें तो और जैसे अमेरिका ने विसल मारी, ये साहब बैठ गए। अमेरिका के सामने आप कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो डरपोक हैं। चाइना ने पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट किया, समर्थन किया। जानता हूँ। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक चाइना अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इवन नेपाल के साथ भी हमने बॉर्डर टेंशन देखा। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो। चाइना को कह सकते हो, लाल आंखें तो दिखा ही रहे थे। लाल दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। हम किसी चाइना को तो नहीं दिखाया। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। आप जानते नहीं हैं कि हम कितने निकट थे चाइना के, क्योंकि मैं चाइना बोलता हूँ, चाइनीज़ बोलता हूँ। जी। मैं प्रोफेसर रहा हूँ। आपको पीएचडी का वो? हाँ, मेरे पीएचडी भी थी। और भी ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड में आते थे वो मेरे नीचे काम किया और फिर वहाँ जाकर के सरकार में बड़े पद पा की। तो मैं 16 बार चाइना होकर आया जी। जिस दिन इन्होंने पार किया उस दिन मैंने चाइनीज़ की जो मुखिया है उसको कहा कि वाह, हाउ कैन यू डू दिस, ये आपने कैसा कर दिया? तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति तो आपके गवर्नमेंट से तो नहीं आ रही है। वहाँ से क्यों नहीं आपत्ति आती है? वहाँ क्या लालच? क्योंकि इसके बारे में उनको पास इतनी बड़ी दस्तावेज है। चाइना के पास? आप कह रहे हैं अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास भी? इसीलिए दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। कहता युद्ध विराम, हाँ भाई युद्ध विराम, दोनों बैठ गए। क्या बैठना पाकिस्तान के साथ? हम तो अपने को चाइना और अमेरिका के संबंध समझते थे, अब तो हमारी नाम ही नहीं लेते। अब तो चाइना और अमेरिका बस इक्विवेलेंस में कहीं रहे ही नहीं, हम पिछड़ गए। नहीं, बिल्कुल। सिर्फ तुम लोगों को दबाने में मोदी बहुत 50 सालों से ज़्यादा का अनुभव है सर आपका, और आपने ये दूसरी तीसरी बार बोल दिया तुम लोगों को दबाने में। मतलब ऑब्वियसली आप मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ। मीडिया का कैरेक्टर आप भी देख रहे हैं, टीवी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं दिखा रहा है। वो दिखा भी नहीं सकते, बंद हो जाएगा। हिंदू अखबार के सब मित्र हैं मेरे, मद्रासी हैं, द हिंदू, और मेरी बेटी भी हिंदू में सुहासिनी। और लेकिन मैं जानता हूँ वो विपक्ष है, उनका एडवर्टाइजमेंट बंद कर देंगे और फिर उसके लिए इधर अड़चन उधर अड़चन जो देश भर में बांट रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये इनका है। मुझसे भी करते हैं, परंतु मेरे ऊपर इन्हीं बहुत मुश्किल है करने की। आपने आपातकाल देखा हुआ है सर? आपकी शुरुआत इंडिया में राजनीतिक शुरुआत आपातकाल के दौरान देखा है। आपातकाल जैसी स्थिति हो गई? नहीं, आपातकाल तो बहुत बड़ा 10 गुना नफरत करने वाली बात थी आपातकाल के दौरान। इंदिरा गांधी ने क्या नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। ये तो अभी भी डरा हुआ है, क्योंकि आरएसएस ने इसको एक सीमा पार करके जाएगी।
आरएसएस ने सीमा बनाई हुई है जिसमें ये बंधे हुए हैं। इंडिया में जा सकती, क्यों? आरएसएस की भी समस्या है ना कि बाकी सब लोग इसके ऊपर नजर बुरा न, जो भी मोदी करता है वो आरएसएस में जोड़ देते तो हैं। कंट्रोल किसका है अभी, मोदी का या आरएसएस का? मोदी जहाँ तक सरकार चलाने की बात है मोदी है, आरएसएस का कुछ चलता नहीं। और पार्टी तो वो सब चमचे को रखा ना। अब जो नया बन रहा है सितंबर में, चलिए आपने बता दिया, मतलब संगठन के आधार पर निर्णय कौन बन रहा है सर? मैं अभी प्लीज सर रिक्वेस्ट। मैं नहीं बता सकता। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बन रहे हैं क्या? नहीं, मुझे बनने की जरूरत ही नहीं है। मैं अकेला पद के बिना कोई भी अध्यक्ष हो कोई भी अधिकारी हो, सबको लपेट देंगे। सीनियर हूँ सबसे। 75 साल उम्र तय की गई, मार्गदर्शन मंडल में रखा गया आडवाणी जी को। हाँ, नरेंद्र वो मोदी तो 75। आरएसएस के लिए रखा गया। हाँ, बीजेपी के लिए नहीं रखा। अच्छा, सरकार के लिए नहीं? हाँ नहीं, बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी में कई लोग हैं जो आरएसएस में भी थे। मैं भी आरएसएस में कभी नहीं था, परंतु आरएसएस से मेरी मित्रता बहुत है। मतलब जो आरएसएस का व्यक्ति बीजेपी में होगा उसके लिए 75 साल। तो नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक थे। 75 होने वाला है सितंबर में। सितंबर में कोई बड़ा ही बम फूटने वाला है सर। ये नहीं निकलेगा तो फूटेगा, या चले जाएगा तो दूसरा। अच्छा, थोड़ी सी बात अर्थव्यवस्था की कर लेते हैं, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के हेडलाइंस बन गए सर। लेकिन हॉटमेल का संस्थापक ये कहता है कि आंकड़े फर्जी हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये बताती है कि हमारी जितनी भी कैपिटल है, जितना भी पूंजी है, जितना भी इनकम है, वो कंसोलिडेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ % लोगों के बीच। तो हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी लाइन से उठाकर बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं उनको हम राशन दे रहे हैं। तो क्या झोल है ये? आपको हिम्मत है तो गवर्नमेंट के किसी इकोनॉमिस्ट को कहो मेरे से डिबेट करें और आप उसका अंपायर बनिए। सब झूठ है। हमारी ग्रोथ रेट 4% से ज़्यादा नहीं है मोदी के काल में। पहले था 8% नरसिम्हा राव के काल में, और उसके पहले जब चंद्रशेखर और मैं ने शुरू किया ये सर जो हमारे देश में ये सरकार की जो हस्तक्षेप था उसको कम करने के लिए, तब हम 6% आ गए थे। अब ये सारे जो आंकड़े दे रहे हैं सब बकवास है। आपको मैं कहता हूँ किसी को भी बुला लीजिए पार्लियामेंट से, किसी को भी बुला लीजिए इनके मंत्रालय से और डिबेट कराइए मेरे कि इंडियन इकॉनमी 6% में बढ़ रही है। कोई नहीं आएगा। सबको हकीकत मालूम है। उनको पता है कि मेरे सामने मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर, ये क्या मुझे सिखाएंगे? और जो आंकड़े मैं निकाल के दूंगा, देखिए मान लीजिए क्योंकि जीडीपी के आधार पर करेक्शन नहीं होता है, तो जीडीपी में आलू है और प्याज है, इन दोनों को एक करना है उत्पादन, तो कहीं ना कहीं एक नियम होना चाहिए। जैसे रुपीज़ में करना है तो दोनों को रुपए में कितने रुपए हैं, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज, हाँ, उसको जोड़ने के लिए। तो उसमें बहुत कुछ को गर्म कर सकते हैं आप फॉर्मूलाज में ही। हाँ, परंतु इकोनॉमिक थियोरी में बताया गया कि किस तरीके से इसको अवॉइड करना है, वो इन्होंने नहीं किया है। लॉन्ग रन में क्या मैं आज की प्राइस पर प्रोडक्शन को करूं और उसको कंपेयर करूं 10 साल के पहले या 5 साल के पहले या 1 साल के पहले, तो इन्फ्लेशन ही बढ़ा देगा आपका। और लोग जानते नहीं है। टेक्निकल पहलू है, आम लोग कहाँ से जानेंगे? Exactly. पर आम लोग तो वैसे ही राम मंदिर के नारों में दब गए। और हाँ, और निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है। क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सर लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में यही होगा जो रशिया में हुआ, अब सोवियत यूनियन में, श्रीलंका, सडनली पब्लिक। श्रीलंका में कम हुआ, वो तो दूसरे कारण से हुआ।
वहाँ वो नक्सलाइट्स उसको LTT कहते हैं जी। उनके कारण उथल पुथल हुआ, परंतु इकोनॉमिक कारण से एक उपद्रव हो वो अभी बहुत दिन से सब लोग, क्योंकि UN का है, वर्ल्ड बैंक का है, ये सारी चीज़ों का प्रभाव में वो उसको बैलेंस कर देते हैं। पर हम तो बहुत बड़े देश हैं ना जी। हाँ, वास्तव में हमारी जो GDP है वो चाइना से ज़्यादा है, परंतु मेरी कैलकुलेशन पुस्तक में है एक इंडिया चाइना कंपैरिजन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का पब्लिकेशन, और जो मैंने उस पुस्तक को छापा उसके बाद जो मार्केट के बाद जो तक शॉपिंग आए उन्होंने ढूंढ के मुझे निमंत्रण किया कि आप मिलने के लिए आओ। तो मैं गया, तो उन्होंने इस पर बात की थी। फिर जाते समय उन्होंने कहा कि हमें कुछ देना चाहिए आपको। नहीं, अच्छा हाँ देना चाहिए। तो क्या चाहिए? मैंने कहा कैलाश मानसरोवर खोलो। हाँ, ये क्रेडिट आपका जाता है। हाँ, नहीं किसी और के लिए नहीं करता, पर क्योंकि मैंने इनके लिए ये वर्ल्ड बैंक में इसकी स्तर को बढ़ा दी, तो उसीलिए उन्होंने मुझे एक क्या उसको एक प्राइस जैसा ऑब्लाइज करने जैसी कोई चीज़। अच्छा सर, और मैं 16 बार फिर उसके बाद चाइना गया। सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट और विवाद बहुत बढ़ता हुआ कई बार दिखता है। कुछ नहीं, दो थप्पड़ देंगे, कोई भी तोड़ने की बात करेगा ना, और 5 लेकिन सर हिंदी इम्पोजिशन वाला जो मामला, अरे हिंदी पोजीशन पे सब हिंदी पढ़ते हैं तमिलनाडु में, कर्नाटक में किसी के आपत्ति नहीं। डिलिमिटेशन जो होने वाला है उसका, वो डिलिमिटेशन ये मोदी कर रहा है। मोदी को पता नहीं क्या जल्दी है उसमें। जो अभी था हमारी जो उसको टाल के रखो। ये क्या जरूरत थी कि आज आप किसी प्रांत को छोटा करोगे, किसी प्रांत को बड़ा करोगे? मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर डिलिमिटेशन होता है जनसंख्या के आधार पे होगा, नहीं होगा। लेकिन सरकार तो कह रही है। कहने दो, ये होने दो ना। सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद, उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। सरकार रहेगी यही। और क्या, बीजेपी रहना चाहिए। हम तो कांग्रेस को कभी नहीं चाहेंगे। ये राहुल गांधी, इसका तो सिटीजनशिप ब्रिटिश है, मैंने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और मोदी उसको बचा रहा है। बहुत दिन से मोदी राहुल गांधी को बचा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, मोदी गिर रहे हैं अगर आप कह रहे हैं, हाँ। तो यस और नो बताइएगा सर। हाँ। आ कौन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ? नहीं, हमेशा कोई कहीं नहीं। नितिन गडकरी? मैं नहीं कहूँगा एक को दुखी करूँगा और एक को सुखी करूँगा, ये ऐसा नहीं। सितंबर में तो अल्टीमेट खुशी है, तो होने दो ना, हम्म। हो जाएगा। मुझे क्यों, ये मेरा कोई यानी मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं है इसमें। चलिए फाइनल क्वेश्चन एक लेते हैं सर। इकोनॉमिक स्तर पे आपने बताया कि भारत बहुत बड़े खतरे की तरफ खतरे में है। सामरिक स्तर पे अगर हम वॉर फ्रंट पे बात करें, डिप्लोमेटिकली बात करें, तो भी हम पिछड़ रहे हैं इसमें। हाँ, क्योंकि चाइना में हम पीछे हो गए और उनको मैप भी बदल दी। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या उसका नाम? जयशंकर साहब। जयशंकर तो बड़े नामी और बड़े प्रभावशाली। तुम्हारे लिए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए तो वो है नामी। तो क्या था मैं जानता हूँ, क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो क्या हमें नहीं पता। वो कहते आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री चाइना गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। हाँ, गुजरात के वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ,
जयशंकर को विदेश मंत्री बनाते हैं, तो ऐशो आराम की वजह से? मैं नहीं जानता, नहीं, और हो सकता है कि धन्यवाद देने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए, मतलब जैसे आपके लिए कैलाश मानसरोवर खोला चीन ने, वैसे उस ऐशो आराम के लिए विदेश मंत्रालय मिल गया। या फिर तो मैंने उससे कुछ फायदा नहीं उठाया। ये तो सीधा आरोप। सीधा आरोप क्या है, मैं सब जगह कहता हूँ, तुम लोग अब छपते नहीं हो। That's all। अच्छा, चलिए फाइनल कमेंट जो मैं सर अब उनको बुलाकर मेरे सामने खड़ा करो, नहीं आएंगे डरपोक। चलिए हम कोशिश जरूर करेंगे, और हम आपसे भी चाहेंगे कि कोई ना, जो आपने पहले भी मुझे कहा कि कोई आर्थिक मामलों का जानकार बीजेपी का व्यक्ति आता है आपसे डिबेट करने के लिए। नहीं, वो नहीं आएगा, और क्या उसको बुलाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो क्या कहते हैं, मेरी जो स्वीकृति जो है आरएसएस में, उस कारण से कोई आरएसएस का आएगा नहीं। जो कल आया परसों आया, इसको तो मैं महत्व नहीं दूंगा। ठीक है। हाँ, कोई प्रोफेसर है जाने माने, और उससे के साथ करना है तो हम कर सकते हैं। हम तो रोज़ जाते हैं। अभी 21 को मैं जा रहा हूँ नोएडा में, तो हम तो, और फिर मैं लेक्चर देने के लिए और डिबेट यानी और क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये जो कोने में है हमारी बिहार का दूसरा छोटा जो झारखंड, वहाँ जा रहा हूँ लेक्चर्स के लिए, एक लेक्चर के लिए, और फिर सवाल कैसे बनाऊंगा। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि देश में फिलहाल जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक मोर्चे पे नाकामियां हो हमारी, चाहे वॉर फ्रंट पे जो भी चीज़ें हैं, बाउंड्री इशू जो भी है, वो सब सितंबर 2025 में बहुत कुछ सॉल्व होने वाला है। हमारी अपेक्षा है। सितंबर 2025 में क्या होगा, ये फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है या तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पता है, या भारतीय जनता पार्टी को, या आरएसएस को। हमें इंतजार रहेगा। कोशिश हमने बहुत की कि हमें थोड़ा बहुत पता लग जाए, लेकिन वो लग नहीं पाए। लेकिन सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, मज़ेदार डिस्कशन था। मुझे लगता है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद ये बातचीत देखने के लिए, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।